मीनाक्षी और आज हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 3 हेल्थ द अल्टीमेट सोर्स। सोर्स नहीं है, ट्रेजर है। अभी हम आ चुके हैं पार्ट 3 में। बी ए साइंटिस्ट से हम लोग ये शुरू करने वाले थे। डॉक्टर कमल रणदेव 1917 से लेकर 2001 तक ये रही हैं। वॉज अ प्योनियरिंग बायोमेडिकल रिसर्चर थी। शी स्टडीड हाउ हॉर्मोन्स एंड सर्टन वायरसेस आर लिंक्ड टू कैंसर, हेल्पिंग इम्प्रूव इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। यानी कि हॉर्मोन्स और ये सर्टन वायरसेस कैसे कैंसर से रिलेटेड हैं और कैसे हेल्प करते हैं इसको, और इनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इम्प्रूव, इसके ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और इसके प्रिवेंशन को। ठीक है। हर वर्क ऑल्सो शोड हाउ टोबैको डाइट एंड पोल्यूशन कैन रेज द रिस्क ऑफ कैंसर, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। यानी कि इन्होंने हाईलाइट किया था कि कैसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रख सकते हैं, प्लस में कैसे टोबैको और जो डाइट ऑफ पोल्यूशन है वो अगर हम इनको डेली यूज़ में लेते रहते हैं तो कैसे इनके जो हाई रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं कैंसर के थ्रू। तो ये लेडी थी जिन्होंने कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए कुछ कोशिशें की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़ेस। अब हम डिजीज़ेस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्लस में कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो यू माइट हैव हर्ड द फ्रेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी कि जो प्रिवेंशन है वो बेटर है उसको क्योर करने से अच्छा। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें बोथ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से। ठीक है। अब यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं हम। लेट अस रीड में एक एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। उड़ीसा कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन इन भद्रक district, Odisha, a community sanitation campaign helped more people build and use toilet. These reduces open defecation significantly and improve child healthy with fewer cases of diarrhea and infections। यानी कि एक भड़क डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में एक कम्युनिटी थी जो कि सैनिटेशन कैंपेन कर रही थी, जो कि हेल्प कर रही थी लोगों को बिल्ड करने में टॉयलेट्स को। ठीक है। और जो ओपन कर रहा था डिफ्लेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंटली और इम्प्रूव कर रहा था चाइल्ड हेल्थ को और विद फीवर केसेस ऑफ डायरिया और इन्फेक्शन, जिससे ये सब कम हो रहा था। What do you infer from these case study? Simple steps like good sanitation can greatly reduce and spread of communicable disease. Find about such communities campaign held in your location. Such share class discuss, ये सब आपको क्लास में करने वाली जो एक्टिविटी है वो दी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो दिया गया है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट डिजीज़ेस। यहाँ पर अभी हमें बताया गया है कि कैसे हम बॉडी में कैसे हम फाइट कर सकते हैं डिजीज़ेस से। एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट डिजीज़ेस, हमारी बॉडी में कितनी एबिलिटी है और कितनी शक्ति है हमारी बॉडी में डिजीज़ेस से लड़ने की। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एबिलिटी। ठीक है। तो you would have noticed that some people get sick more frequently। यानी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ जो लोग होते हैं वो फ्रीक्वेंटली यानी कि कभी कभार जल्दी सिक पड़ जाते हैं, यानी कि बीमार हो जाते हैं। ऑल्दो लिविंग देन अदर्स, यानी कि औरों को छोड़ के। ठीक है। ऑल्दो लिविंग इन अ सिमिलर एनवायरनमेंट डू नॉट know why. Do you know why the natural ability of our body to fight diseases is known as immunity? यानी कि जो नेचुरल एबिलिटी होती है हमारी बॉडी को डिजीज़ेस फाइट करने के लिए, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है। The body has a special system called the immune system that helps fight against diseases।
यानी कि बॉडी के पास एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, जो कि हमारी डिजीज़ से फाइट करती है। ठीक है, यू माइट हैव टेकन सम ड्रॉप्स ऑफ इंजेक्शंस इन योर चाइल्डहुड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सर्टन डिजीजेस सच एज पोलियो, मील्स, टिटानस एंड हेपेटाइटिस। यानी कि आपने कभी ना कभी बचपन में इंजेक्शंस की कुछ तो ड्रॉप्स ली होंगी जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हैं सर्टन डिजीज़ के लिए, यानी पोलियो, मियासिस और टिटनेस और जो हेपेटाइटिस होते हैं, इन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए। दीज आर वैक्सीन्स दैट हेल्प अस प्रिवेंट इन्फेक्शन कॉज बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया, जो कि हेल्प करती है हमें वायरसेस और बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, द वैक्सीन हेल्प्स अवर बॉडी टू फाइट सर्टन डिजीजेस बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज दैट अटैक हार्मफुल जर्म्स। यानी कि जो वैक्सीन होती है वो बॉडी से फाइट करती है कुछ सर्टन डिजीजेस से और ट्रेनिंग दे देती है हमारे इम्यून सिस्टम को, जो कि रिकॉग्नाइज करता है कि अगर ऐसा कुछ हार्मफुल इफेक्ट आएगा तो हम वापस से उनसे लड़ सकें। ठीक है, प्रोवाइडिंग व्हाट इज़ नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि प्रोवाइड करती है जो कि नोन बताया जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से। प्रोटेक्शन डेवलपमेंट आफ्टर एक्सपोजर टू अ पैथोजन और अ वैक्सीन, यानी कि प्रोटेक्शन डेवलप हो जाती है आफ्टर एक एक्सपोजर के बाद में। यानी कि होता क्या है कि जो वैक्सीन होती हैं वो जो आपको जिस चीज़ की वैक्सीन दी जा रही है, यानी कि मान लो आपको पोलियो की वैक्सीन दी जा रही है तो वहाँ उस वैक्सीन में वो पोलियो का मरा हुआ सेल या फिर पोलियो की एक छोटी अमाउंट में डिज़ीज़ डाल देंगे जिसमें जो हमारी बॉडी है ना वो उससे लड़ लेती है। तो छोटी अमाउंट में जब डालते हैं पहली बार उसको, तो जब बॉडी हमसे उस डेड सेल या उस छोटे से वायरस से लड़ती है तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा इससे ऐसे लड़ना है और इसको ऐसे हराना है। तो अगली बार जब वो पावरफुल फॉर्म में आता है तो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर जाती है कि अच्छा ये तो वो वाला वायरस है, तो इसको इस तरीके से हराना है हमें, तो हमारी बॉडी जल्दी से हार्म नहीं होती। वैक्सीन कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट वेज, तो जो वैक्सीन होती है वो डिफरेंट वेज से बनी हुई होती है। फ्रॉम वीकेंड और डेड पैथोजेंस, जो वीकेंड और डेड पैथोजेंस होते हैं उससे बनी हुई होती है, और फ्रॉम इंटेक्टिव और हार्मफुल पार्ट्स ऑफ पैथोजेंस, और कुछ इंटेक्टिव और हार्मफुल पार्ट से भी बनी हुई हो सकती है। सम न्यूअर वैक्सीन्स इंस्ट्रक्ट्स आवर ओन बॉडी सेल्स, यानी कि कुछ वैक्सीन्स जो होती हैं वो हमारी ओन बॉडी सेल्स को इंस्ट्रक्ट करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो गाइडेंस देती है कि कैसे अगली बार आएगा तो लड़ना है। ठीक है, टू मेक हार्मलेस पार्ट्स ऑफ द जर्म्स, टू मेक अ हार्मलेस पार्ट ऑफ द जर्म्स, ताकि वो हार्मलेस पार्ट अगली बार जब आएगा तो हम लड़ पाएँ। विच आवर इम्यून सिस्टम देन लर्न टू फाइट, जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो लर्न कर जाता है कैसे हमें लड़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीटनस शॉट ऑफन given after an injury protects against infection by tetanus causing bacteria. It contains तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि मान लो आपको टीटनस का एग्जांपल दिया गया है, सॉरी वैक्सीन दी गई है, तो आपको होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद, एक दिन के बाद या फिर शाम को ही, सुबह लिए तो शाम को आपको बुखार आ जाता है। बुखार क्यों आता है? क्योंकि अंदर ही अंदर बॉडी आपके उस टीटनस वायरस से लड़ रही होती है और ख़ुद को बचा रही होती है, तो वो बुखार इसीलिए आता है। और एक बार जब वो बुखार उतर जाता है तब वो वैक्सीन का असर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है एडवर्ड जेनर एंड अ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, यानी कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कैसे इन्वेंट हुई वो हमें बताई गई है। तो स्मॉल पॉक्स वॉज अ डेडली डिसीज दैट कॉज ब्लिस्टर्स एंड किल मिलियंस, यानी कि स्मॉल पॉक्स पहले के ज़माने में एक डेडली डिजीज़ होता था। कैसे होता था कि उसमें ब्लिस्टर्स होते थे और वो किल कर देता था मिलियंस को। अ मिडलर डिजीज़ कॉल्ड काउ पॉक्स सीन इन काउ कुड ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमन्स, यानी कि एक मिडलर डिजीज़, बीच में ही आया हुआ डिजीज़ जिसको हम काउ पॉक्स बोलते हैं, जो कि जनरली कहाँ होता है? काउस में होता है और ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं ये। इन द लेट 1770s English doctor Edward Jenner discovered that people who had cowpox did not get smallpox, यानी कि अब इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने फाउंड आउट किया कि
जिन लोगों को काउ पॉक्स हुआ है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट वैक्सीन दैट हेल्प प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। यानी कि इसमें इस इन्वेंशन से पता चला, इस इन्वेंशन से एक फ़र्स्ट वैक्सीन इन्वेंट हुई जो स्मॉल पॉक्स से लोगों को बचाती थी। तो जनरली हुआ क्या कि होता क्या था कि जो स्मॉल पॉक्स था ना एक डेडली डिसीज़ था और ब्लिस्टर्स होते थे उसमें और लोगों को मार देता था। तो मतलब लोग उससे मर जाते थे। तो बहुत सारे मिलियन लोग उससे मर चुके थे। तो बीच में ही एक काउ पॉक्स नाम का डिजीज़ देखा गया जो काउस को इन्फेक्ट करता था और वो जनरली ह्यूमंस को भी इफ़ेक्ट कर देता था, लेकिन उनसे लोग मरते नहीं थे। तो 17s में इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने देखा कि यार जिन लोगों को काउ पॉक्स हो रहा है उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसमें से मतलब सोच विचार करके एक वैक्सीन बनाई जो हेल्प करती थी लोगों को स्मॉल पॉक्स से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये पहली वैक्सीन थी। तो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, तो जिसमें बोला गया आवर साइंटिफिक हेरिटेज में लॉन्ग बिफोर मॉडर्न मेडिसिन्स इंडिया हैड नो ट्रेडिशनल मेथड कॉल्ड वेरिकुलेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। यानी कि पहले मॉडर्न वैक्सीन से पहले लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन, यानी कि मॉडर्न वैक्सीन से पहले जो इंडिया के पास एक ट्रेडिशनल मेथड था जिसको हम वेरियोलेशन बोलते थे, जो कि प्रोटेक्ट करता था हमें स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। इट इन्वॉल्व यूजिंग मटीरियल फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स सोर टू स्क्रैच द स्किन एंड टू क्रिएट मिड इन्फेक्शन द बिल्ड इम्यूनिटी। पीपल हु परफॉर्म दीज प्रैक्टिसेस वर नोन एज तेकीदार, यानी कि जो ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे उनको तेकीदार बोलते थे। और होता क्या था कि इस स्मॉल पॉक्स सोर में टू स्क्रैच द स्किन, जो स्किन है स्क्रैच और क्रिएट होती थी मिड इन्फेक्शन एंड बिल्ड इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती थी इसमें। ठीक है, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट की तरह हमें सोच विचार करनी है इसमें। Observation Jenner observation that milkmaids who had cowpox did not catch smallpox, likely because of two viruses can relate. Hepatitis content in the plus of cowpox blister protects people from smallpox experiment। अच्छा, तो यहाँ पर रिजल्ट और एप्लीकेशन के बारे में दिखाया गया है कि कैसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है किसी चीज़ को, फिर उसको हेपेटाइटिस यानी कि उसको देखना होता है कि कैसे क्या हो रहा है उसमें, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके रिजल्ट को देखा जाता है, फिर उसके एप्लीकेशंस को किया जाता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। वैक्सीन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। यानी कि एक वैक्सीन ऐसी इफेक्टिव वे था जिसमें जो लोग हैं वो बच रहे थे कोई सी भी एज के, मतलब वो प्रोटेक्ट किए जा रहे थे फ्रॉम इन्फेंट टू द एल्डरली, यानी कि छोटे से लेकर बड़े तक, अगेंस्ट मैनी सीरियस डिजीजेस। यानी कि मैनी सीरियस डिजीजेस में भी ये वैक्सीन काम आई है। दे हेल्प प्रिवेंट इलनेसेस, यानी कि ये हेल्प करती थी इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए। रिड्यूसेस एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस एंड सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स, यानी कि ये क्या हेल्प करती थी, ये रिड्यूस करती थी इन्फेक्शन को सेव करने, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से, और मिलियंस ऑफ लाइफ ये सेव कर देती थी एवरी ईयर, जो कि रोज़ मरते थे उनमें से मिलियंस ऑफ लाइफ जो थी वो सेव हो जाती थी वैक्सीन के थ्रू। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वैक्सीन्स आर प्रिवेलेंट नॉट क्यूरेटिव, दे कैन हेल्प मिनिमाइजिंग सीरियस डिजीजेस बिफोर दे हैपन। यानी कि ये इम्पॉर्टेंट है रिमेंबर करना कि जो वैक्सीन है वो एक प्रिवेंटिव है, नॉट एक क्यूरेटिव है, और जो कि हेल्प करती है सीरियस डिजीजेस को मिनिमाइज करने में। दे हेल्प बट डू नॉट ट्रीट देम वंस समवन इज़ ऑलरेडी सिक, यानी कि उनको तब मत दो जब वो बीमार हो, ऑलरेडी बीमार हो, और तब उनको वैक्सीन दी तो वो और उससे बीमार हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके शरीर में बैक्टीरिया तो है ही,
और अगर हम तब उनको अगर वैक्सीन देंगे जब वो बीमार हैं और तब उनको वैक्सीन देंगे तो वैक्सीन किस चीज़ की दे रहे हैं, और वो जो डेड सेल हैं शायद से वो वापस जिंदा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो वैक्सीन है तब हमें उनको तब नहीं देनी चाहिए। सम पीपल में फियर और डाउट वैक्सीन, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो वैक्सीन से डरते हैं, बट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर केयरफुली टेस्ट देम फॉर सेफ्टी, यानी कि जो साइंटिस्ट है वो केयरफुली टेस्ट करते हैं उनको और गेट सेफ्टी देते हैं उनको। गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स यू बट ऑल्सो द पीपल अराउंड यू, यानी कि जो वैक्सीनेशन है वो ना ही तो हमें प्रोटेक्ट करती है और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अगर वो कम्युनिकेबल होगी तो हमारा जो कम्युनिकेशन से होगी, कम्युनिकेशन से अगर वो डिजीज़ फैल रही है तो वो कम्युनिकेशन से भी फैल सकती है। एवर हर्ड ऑफ में चलते हैं, द इंडियाज़ रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन, यानी कि इंडिया का रोल देखते हैं अभी हम वैक्सीन के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो किसका रोल देख रहे हैं अभी हम? इंडिया का रोल। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर, यानी कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर में से एक है। ठीक है, इन मैन्युफैक्चर्स वैक्सीन ऑन अ मैसिव स्केल एंड सप्लाइज देम टू मैनी कंट्रीज, यानी कि ये मैन्युफैक्चर करती है वैक्सीन्स को एट मैसिव स्केल और सप्लाई करती है उनको बहुत सी कंट्रीज़ में। इंडियाज़ वैक्सीन कंपनीज प्ले अ की रोल ड्यूरिंग कोविड-19, यानी कि इंडिया वैक्सीन की जो कंपनी थी एक की रोल प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग कोविड-19 में पेंडेमिक एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स, यानी कि पेंडेमिक्स के दौरान और कंटिन्यू करती है सपोर्ट को ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स में। तो इंडिया का रोल दिखा रखा है यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बी अ साइंटिस्ट में। डॉक्टर महाराज कृष्णन भन वॉज अ वेल नोन इंडियन डॉक्टर एंड साइंटिस्ट, यानी कि जो डॉक्टर महाराज कृष्णन भन थे ये एक वेल नोन इंडियन डॉक्टर और एक साइंटिस्ट थे। एज अ सिंसेरिटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि एक सेक्रेटरी थे ऑफ डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट के? बायोटेक्नोलॉजी के ये डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे। ही हेल्प प्रमोट साइंस एंड इनोवेशंस इन इंडिया, यानी कि इन्होंने साइंस को प्रमोट किया, हेल्प किया और इनोवेशन किए इंडिया में। ही प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग द रोटावायरस वैक्सीन, यानी कि उन्होंने एक की रोल प्ले किया डेवलपिंग ए रोटावायरस वैक्सीन में विच प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम डायरिया, यानी कि जो डायरिया से जो बच्चों को डायरिया से बचाते हैं। उन्होंने बिलीव किया ऑफ रिसर्च टू क्रिएट अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड मेड बिगर डिफरेंसेस इन इंडियन हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, यानी कि उन्होंने रिसर्च की और अफोर्डेबल हेल्थ केयर दी, बिग डिफरेंस किया और इंडियाज़ हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स में। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। सो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। इफ़ आवर इम्यून सिस्टम फेल्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एन इन्फेक्शनस डिजीजेस, अगर हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है तो क्या हमें कोई प्रोटेक्ट करने वाला होगा इन डिजीजेस से? वी फॉल इल एंड नीड टू विजिट अ डॉक्टर, यानी कि अगर हम क्या हो जाएंगे? इल हो जाएंगे, यानी कि बीमार हो जाएंगे और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर में गिव्स अस मेडिसिन एंड कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, जो डॉक्टर है वो हमें मेडिसिन देगा, शायद वो एंटीबायोटिक्स भी हो सकती है जिनका नाम हम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं, विच किल्स द बैक्टीरिया डैट माइट हैव कॉज्ड द डिजीज, यानी कि उस बैक्टीरिया को ये किल कर देता है जिसने माइट हमें डिजीज दिया हो। एंटीबायोटिक्स वर्क्स ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बिकॉज दे टारगेट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स एंड that are different from human or other human cells, animal cells, यानी कि ये बोल रहे हैं जो एंटीबायोटिक्स सिर्फ उनके अगेंस्ट काम, उन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करती है जो टारगेट पार्ट, मतलब जो एंटीबायोटिक्स हैं सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करती है और वो टारगेट करती है पार्ट्स को जो जहाँ पर बैक्टीरियल सेल ने अपना डिफरेंट जगह पे बैक्टीरियल सेल फैले हुए हैं ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल सेल में। ठीक है,
नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस और डिजीजेस कॉल्ड बाय प्रोटोजोआ, यानी कि वो प्रोटोजोआ और वायरस को हटाने के लिए वर्क नहीं करती, वो सिर्फ उन्हें सिर्फ वहाँ पर वो एंटीबायोटिक्स सिर्फ वहाँ पर काम करती हैं जहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। थिंग्स लाइक अ साइंटिस्ट में हम देखेंगे तो डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलाइन, जो डिस्कवरी थी फर्स्ट एंटीबायोटिक की वो थी पेंसिलाइन। द पेंसिलाइन वाज डिस्कवर्ड बाय 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि जो पेंसिलिन था वो डिस्कवर्ड की गई थी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम लंदन। एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था जो कि लंदन से था, वेल स्टडिंग हार्मफुल बैक्टीरियाज, जो कि स्टडी करता था हार्मफुल बैक्टीरियाज के बारे में। ही नोटिस दैट अ मोल्ड ऑन डिकार्डेड पेट्री डिश, यानी कि उसने देखा कि एक मोल्ड है जिसमें डिस्कार्डेड पेट्री डिश में स्टॉप द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, यानी कि उन्होंने उस बैक्टीरिया को ग्रो करने से स्टॉप कर दिया। He realized that the mold released a substance that killed a bacteria, यानी कि उसने देखा कि उसने रियलाइज़ किया कि जो मोल्ड है वो रिलीज़ कर रहा है एक सब्सटेंस जो कि बैक्टीरियाज को किल कर रहा है। दिस चांस डिस्कवर्ड लेड टू डिस्कवरी ऑफ पेंसिलाइन, यानी कि इस चांस के बाद ये जो डिस्कवरी है इस डिस्कवरी को लेड किया डिस्कवरी ऑफ पेंसिलाइन को। ठीक है, द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि फर्स्ट एंटीबायोटिक थी ये जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती थी। तो अब आगे देखते हैं। थ्रू इन एंटीबायोटिक्स are effective in protecting us against bacterial infections and have saved millions of lives since their discovery. They indiscriminate use has led to decline and effectiveness, यानी कि बोल रहा है कि जो एंटीबायोटिक्स है वो आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स है वो एक इफेक्टिव और प्रोटेक्ट कर दिया हमें अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के। ठीक है, और हमें सेव करती है मिलियंस ऑफ लाइव्स, और इसने सेव करी है मिलियंस ऑफ लाइव्स सिंस डिस्कवरीज के थ्रू डिस्कवरीज से। ठीक है, देयर indiscriminated use has led to a decline in their effectiveness, यानी कि उनके indiscrimination के थ्रू एक decline effectiveness लेड की गई है। Nowadays there are news headlines about antibiotic resistance, यानी कि अब एंटीबायोटिक हो तो गई लेकिन अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की न्यूज़ हेडलाइंस आ रही हैं। A phenomena where bacteria that were early killed by a given antibiotic are found to survive and multiple despite treatment with the antibiotic। ठीक है, यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो ऐसा फिनोमेना जहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं जो पहले ही मारे जा चुके थे एंटीबायोटिक देके, वो वापस से सर्वाइव हो रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिस्पाइट एक ट्रीटमेंट के विद दैट एंटीबायोटिक, उस एंटीबायोटिक के। दिस मेक common infection harder to treat and increase the risk of complications, prolonged illness and even death, यानी कि ये होता क्या है, ये कॉमन दिस मेक्स, यानी कि ये कॉमन इन्फेक्शंस को हार्डर बना देता है और इंक्रीज़ कर देता है रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और प्रोलॉन्ग इलनेस, यानी कि इलनेस ज़्यादा टाइम तक रहे। ठीक है, उसको इवन डेथ भी कॉज कर सकता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो कि स्प्रेड करता है कम्युनिटी में। ठीक है, टेकिंग एंटीबायोटिक व्हेन आर नॉट रिक्वायर्ड, जब नॉट रिक्वायर्ड हो। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट इन ह्यूमन बॉडी, जब ह्यूमन बॉडी में रेजिस्टेंस हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। हाउ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया स्प्रेड टू ह्यूमंस में रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैसे हो, स्प्रेड रेजिस्टेंस बैक्टीरिया टू कम्युनिटी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसने कहा ये बीमार हुआ मे हैव सीरियस इलनेस एंड गेट केयर ऑफ हॉस्पिटल, स्प्रेड डायरेक्टली टू अदर पेशेंट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू हेल्थ केयर एंड वर्कर्स,
स्प्रेड हॉस्पिटल एंड थ्रू डायरेक्ट सरफेस पेशेंट को होम और फिर अपनी कम्युनिटी में। उसके बाद में जब क्या कहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से कैसे हो सकता है, हमें रिचेस ह्यूमन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम क्रॉप्स, यानी कि स्प्रेड थ्रू क्रॉप फील्ड एंड मैन्योर एनिमल्स फेसेस। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि ह्यूमन्स में कैसे डिजीज़ेस फैलते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन्स में अगर हम देखें तो ह्यूमन में अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है वो वहाँ पे हॉस्पिटल में जाएगा और किसी वर्कर और किसी को फैलाएगा, हॉस्पिटल में इनडायरेक्टली कहीं से फैल के आएगा, ठीक है। फिर जब वो घर पे आएगा तो अपने घर के किसी मेंबर को वो कॉज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में सेम अगर हम किसी प्लांट और एनिमल से कॉज कर रहे हैं तो होगा क्या कि अगर कोई गंदा जो क्रॉप है जिसमें मतलब ऐसी चीज़ें पैराडाइज वगैरह डाल रखी हैं और जो मैन्योर मतलब कोई इन्फेक्टेड जानवर है उसने वहीं पर क्रॉप में फीसेस वगैरह एनिमल फीसेस वगैरह पड़े हुए हैं और उसी में अगर हमने क्रॉप उगाए तो वहाँ से हमें इन्फेक्ट हो सकता है। प्लस में अगर कुछ क्रॉप्स हैं जो गंदे क्रॉप्स जो हैं अगर वो एनिमल्स ने खा ली और एनिमल्स इन्फेक्टेड हैं, एनिमल्स इन्फेक्ट होकर जो बटर मिल्क और ये जो एग्स वैग्स निकलते हैं वो इंसान ने खा लिए तो इंसान उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो कैसे कैसे इंसान इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं ये हमें बताया गया है। अब हमें बताया गया है कि हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, यानी कि अब जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट कैसे हो जाता है एंटीबायोटिक्स से। अ फ्यू माइक्रोब्स डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स में, ठीक है। When antibiotics kill bacteria causing illness, they also kill good bacteria protecting by the good। अच्छा, जब एंटीबायोटिक्स नहीं भी चाहिए होती है तो जो एंटीबायोटिक्स है ना जब हम बेफालतू में ले लेते हैं तो उसमें होता क्या है, जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो भी किल हो जाते हैं और एंटीबायोटिक्स से जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इन्फेक्शन से। उसके बाद में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर, यानी कि बैक्टीरिया उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं बॉडी में। सम बैक्टीरिया ट्रांसफ़र एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स, जो कि और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये 4-5 जो हैं वो बताया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल सी एक डिस्कशन दी गई है और उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं एंड मिनरल्स कहाँ से कनेक्टेड है। हाँ, तो यहाँ से हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा एंड उनानी have been used in India for many years to manage common health problems, यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे कि आयुर्वेदा और ये सब जो है ये इंडिया में कुछ बहुत सालों से चल रही हैं क्योंकि जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है कंट्रोल कर सकें। they use natural substances like herb oils, यानी कि वो नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करते हैं, हर्ब्स, ऑयल्स, मिनरल्स, ताकि वो मैनेज कर सके इलनेस को और प्रमोट करें रिकवरी को, ठीक है, रिकवरी जल्दी हो सके और फोकस कर सके हेल्दी लाइफस्टाइल में और बैलेंस डाइट पे। और while these systems can help with some conditions and are useful for everyday well-being, they may not be effective for all diseases and at all stages। यानी कि ये बोला गया है कि जो while these systems can help with some conditions, यानी कि ये जो systems हैं वो कुछ conditions में help कर सकते हैं और useful भी हो सकते हैं everyday के लिए, well-being everyday अच्छा खासा रहने के लिए। they may not be effective, ये effective नहीं हो सकते हैं all diseases और stages के लिए। Therapies for non-communicable diseases focus on managing symptoms and improving qualities of life through medicines, lifestyle changes and rehabilitation, early diagnosis and continuous care and key to control the disease progressions and prevent complications। सो इसमें ये बोला गया है थेरेपीज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स एंड इम्प्रूविंग क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ थ्रू मेडिटेशन, यानी कि जो थेरेपीज़ है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की वो फोकस करती है उसके सिम्टम्स पे, जैसे कि इम्प्रूव कर सके उसकी लाइफ क्वालिटी थ्रू मेडिटेशन, लाइफ चेंजेस कर सके, लाइफस्टाइल को चेंज कर सके और रिहैबिलिटेशन कर सके, जिससे जो वो डिज़ीज़ है नॉन कम्युनिकेबल वो ख़त्म तो नहीं हो सकता लेकिन वो कम हो सकता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है।
अर्ली डायग्नोसिस एंड continuous care of rehabilitation, early diagnosis and continuous care of care control disease progression। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि कैसे केयर करनी है, कैसे कंट्रोल करना है डिजीज़ प्रोग्रेशन को और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नॉर्मली ये बताया गया है कि हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर जो है ना वो भैया हो चुका है डी एंड। सो इस चैप्टर के अगर आपको NCERT सॉल्यूशंस चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। सो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो दी एंड हो चुका है और प्लस में जो पार्ट 3 भी है वो हो चुका है। थैंक यू, सॉरी मतलब दी एंड हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।